विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है तर्कश का। और तर्कश में आपको आज बताने वाला हूं कि आखिर एक तरफ कांग्रेस के बयानों का सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सेना के शौर्य को लेकर नहीं थम रहा है, और आखिर दूसरी तरफ बकरा ईद पर गोमांस को लेकर कैसे आर पार की सिचुएशंस बनती हुई नजर आ रही है। हालात हैदराबाद के भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस की सियासत को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं के बयानों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। भारत के राफेल पर सवाल उठाने वाले रेवंत रेड्डी ने पीओके को लेकर अब बड़ा दावा कर दिया। एक कदम और आगे बढ़ गए अपनी जबान से, जब वो ये कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो अभी तक पीओके वापस आ चुका होता। बीजेपी पूछ रही है कि दिया किसने था, जरा देखिए। कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। अगर मिट्टी में मिला दिए होते तो 4-5 आतंकवादी पकड़ में आए, क्या मिट्टी में मिला दिए? जिनके सर ये पाप है कि पीओके आज बना है, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, मगर देश के अंदर बैठे कुछ राजनीतिक दलों का देश का साथ देने की बात महज छलावा और दिखावा साबित हो रहा है। शुरुआत से ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके नक्शे कदम पर कई कांग्रेसी नेताओं ने भारत की सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाए। ऐसा लग रहा है कि मानो भारत ने पाकिस्तान का जो हश्र किया है उससे सबूत गैंग खुश नहीं है। क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीज फायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीज फायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ठोस सवालों की आड़ में क्या कांग्रेस पार्टी देश की सेना की ताकत पर सवाल खड़े कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान पर लिए गए एक्शन से खुश नहीं है? क्या कांग्रेस नेता सवालों की आड़ में सबूत मांग रहे हैं? कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। आज तो जिसको लेना हो सबूत, वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे कि भाषा जो पाकिस्तान की सरकार भाषा बोलती है, सेम वही सवाल राहुल गांधी दिल्ली में पूछते हैं। लाहौर में जो सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वही सवाल राहुल गांधी दिल्ली से पूछते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एम्बेसी का ऑफिस तो बंद हो गया, पर उस एम्बेसी का एक्सटेंडेड ऑफिस राहुल गांधी का कार्यालय। जब से पाकिस्तान में मची तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी सियासी सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर खड़ी है। पहले राहुल गांधी ने पूछा कितने राफाल गिरे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेना के शौर्य को छुटपुट घटना बता दिया। जयराम रमेश ने कहा कि आतंकी यहां और सांसद वहां घूम रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने जहां राफेल को पहले फेल बताया, तो वहीं अब कह रहे हैं कि राहुल पीएम होते तो पीओके ले आते। कांग्रेस नेताओं का बड़बोलापन कहें या वोट बैंक को खुश करने की राजनीति, बीजेपी पूछ रही है। जो सवाल कांग्रेस कर रही है उसके पीछे आखिर मकसद क्या है? 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे। अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। नहीं, ये बड़ी हास्य में बात है अगर कोई कांग्रेसी नेता ये कहता है कि राहुल गांधी देश के नेता होते या प्रधानमंत्री होते तो पीओके के आज भारत का हिस्सा होता।
काश उनको इतनी समझ होती है, उनसे ये कोई पूछता कि यदि राहुल गांधी के, बल्कि इसके विपरीत सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद आज पीओजे होता ही नहीं। कांग्रेस दलगत राजनीति कर रही है, वो अपने वोट के हिसाब से राजनीति कर रही है, सेना पर सवाल उठा रही है, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है, सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रही है। जो डीजीएमओ ने कहा उस पर यकीन नहीं कर रही, बल्कि इधर उधर की बात कर रही है। कांग्रेस में बढ़ती बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है शशि थरूर की तरह पार्टी लाइन से अलग अपना मत रखने वालों की लंबी फहरिस्त। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के स्टैंड से उनकी ही पार्टी के कई नेता इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस में जिस तरह से खुलकर कई नेता ऑपरेशन सिंदूर और सरकार के फैसलों की तारीफ कर चुके हैं, इससे राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने वोट बैंक का डर सताने लगा है। ऐसे में सबूतों की आड़ में राजनीतिक जमीन बचाए रखना कांग्रेस के लिए अब मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बकरीद नजदीक आते ही असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीफ राग अलापना शुरू कर दिया है, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक टी राजा ने भी अकबरुद्दीन पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा है कि गोवंश पर किसी भी तरीके की आंच आई तो ईंट से ईंट बजा देगी। हमको बीफ के नाम पे लोचा गया। मुस्लिम समुदाय और बीफ के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने वाली विपक्षी पार्टियों की देश में कमी नहीं। बकरीद पास है और बयानबाजी शुरू हो चुकी है और विवाद की शुरुआत खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले ओवैसी बंधुओं की ओर से हुई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन दावा कर रहे हैं कि बीफ के नाम पर मुस्लिमों पर अत्याचार हुए। हमको बीफ के नाम पे लोचा गया, हमको बीफ के नाम पे लोचा गया। गोमांस पर अकबरुद्दीन का दर्द छलक रहा है। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी एक सभा में इकट्ठा तो हुए थे नए वक्फ कानून का विरोध करने के लिए, किया भी, लेकिन दिल की बात जुबान पर आ गई। कहा गोमांस के नाम पर मुसलमानों को नोचा जा रहा है। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली लगी है, तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। वहीं बीफ को लेकर ओवैसी ने भड़काया तो बीजेपी विधायक टी राजा ने करारा वार कर दिया। टी राजा ने सीएम से मांग की कि सीएम या तो गोवंश की रक्षा करें या हमें बताएं, हम गोवंश की रक्षा करना जानते हैं। गाय का महत्व मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी आपको भी पता है, आप तेलंगाना के राजा हैं और तेलंगाना में अगर कोई पाप होता है ना तो सबसे बड़े पाप के भागीदार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनता है। तो पाप के भागीदारी मत बनो। इसलिए 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। अकबरुद्दीन के बयान से साफ है कि गौ तस्करी करने वाले लोगों को वो बेचारा बताकर क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में, यानी कि अगर साल 2025 की ही बात कर लें तो मई 2025 में ओडिशा के कोरापुट में 6 कंटेनर से तकरीबन 250 गायों को बचाया गया था और 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मई 2025 में ही उत्तर प्रदेश के शामली में गौकशी के मामले में 3 गौ तस्करों को पकड़ा गया था। मई 2025 में ही गोरखपुर में 3 गौ तस्करों को पकड़ा गया था और 9 गोवंशों को बरामद किया गया था। जनवरी 2025 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गौकशी के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं जौनपुर में गौ हत्यारों के खिलाफ जहां कार्रवाई की गई और लोगों को चिन्हित किया गया था। ओवैसी भले ही क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 2025 के आंकड़े हैं। जाहिर है बकरीद करीब है और उससे पहले बीफ यानी गोमांस की बात करना ओवैसी बंधुओं की राजनीति को सूट करता है। लेकिन बीजेपी विधायक टी राजा साफ चुनौती दे रहे हैं
कि अगर गोवंशों को लेकर अपराध हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जहां हैदराबाद में बीफ को लेकर आर पार के हालात हैं, तो वहीं बकरीद पर बेजुबानों की बलि के विरोध में लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। लोग इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में सार्वजनिक तौर पर बलि पर रोक लगा दी गई है। लोगों का कहना है कि उनका जीना दुभर हो जाता है और अब यह वक्त है कि इको फ्रेंडली बकरा ईद मनाई जाए। जरा देखिए। टेम्पररी कत्ल खाना जो बनाते हैं गार्डन में, उसमें बदबू बहुत आती है, लोगों को त्रास होता है। वो आपने आंख दिखा लिया तो हिंदू पक्ष वैसे ही डर के अंदर बैठ जाता है। ये जो त्योहार बनाने के नाम पे जो धांधली है ना, इसको लैंड जिहाद की तरह देखिए। मुंबई में बकरीद से पहले कुर्बानी का मुद्दा गरमाया। ये दो तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के मुंबई और मालेगांव की। सोसाइटी और सड़कों पर खुलेआम कुर्बानी देने वालों के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। हिंदू समुदाय सड़कों पर खुलेआम कुर्बानी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। बकरीद से पहले मुंबई की एक सोसाइटी में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी आपत्ति जाहिर की। मैं इस समय घाटकोपर के मैत्री सोसाइटी में हूं और ये सोसाइटी की जो हिंदू पक्ष का आरोप है कि जो सामने देखिए, सामने जो गार्डन है, यहाँ पर बकरीद के दिन यहाँ पे बकरे लाके काटे जाते हैं और इस जो सोसाइटी है, सोसाइटी में 170 फैमिली है जो कि रहती, लगभग 40 फैमिली जो है मुस्लिम समाज के हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से है। वो लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने के लिए हमें परमिशन दिया जाए। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से लगातार कोशिश किया जा रहा है, जहाँ हिंदू पक्ष लगातार पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहा है और ये डिमांड कर रहा है कि इस सोसाइटी में बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी ना दिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे होता है तो कहीं न कहीं हिंदू समाज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही काफ़ी गंदगी होती है और बकरीद के 1 या 2 दिन आसपास कहीं न कहीं यहाँ पर काफ़ी जो सिचुएशन है वो ख़राब होता है। तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो, इसको देखते हुए इस सोसाइटी में बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी की परमिशन ना दिया जाए। लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हर साल बकरीद पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, बदबू से जीना मुहाल हो जाता है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि उन्हें परेशान किया जाता है और जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। गंदगी है ना, इस त्योहार मनाने के नाम पे जो अदर जो सिविल सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो उनको इसका त्रास ना हो। हम पुलिस स्टेशन आए हैं, डिमांड ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में हमारा सहयोग दीजिए, हमारी सुरक्षा को मजबूत कीजिए, हमारे यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाइए और जब तक ये बकरा ईद। डर क्या है सर? मारेंगे आकर के, धमकी देंगे। बारिश के दौरान ही हमेशा आता है और ये एक टेम्पररी कत्ल खाना जो बनाते हैं गार्डन में, उसमें बदबू बहुत आती है, लोगों को त्रास होता है, वो एक्सक्रीशन करते हैं, वो घूमते हैं पूरे गार्डन में, जो कि दूसरे सोसाइटी मेंबर्स जो वहाँ रहते हैं, जो मेंटेनेंस पेयर्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है। ये जो त्योहार बनाने के नाम पे जो धांधली है ना, इसको लैंड जिहाद की तरह देखिए। ये वहाँ पे जो हिंदू घर है ज्यादा, वो जब यहाँ पे ये खुलेआम बकरे काटे जाएंगे, उनके बच्चे ये सब चीज़ें देख नहीं पाएंगे और रात रात को बकरे चिल्लाएंगे, लोग सो नहीं पाएंगे। ये कारण फिर जब लगेगा तो लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को ये माहौल से दूर लेके जाने के लिए अपने घरों को बेच देंगे सस्ते सस्ते दामों में, और इसी तरह से लैंड जिहाद करके वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो एक जमात का हो जाएगा। दूसरी ओर बीएमसी ने सोसाइटी के अंदर बकरा काटने की अनुमति देने से मना कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो बीएमसी के फैसले को चुनौती देंगे। बीएमसी ने डेजिग्नेटेड स्लॉटर स्पेस दी गई है तो उनको कोई दूसरी स्लॉटर स्पेस ना दिया जाए, और अगर सोसाइटी के लेटर हेड को इलीगली यूज करके ये सारी चीजें की जाएगी तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ेगा। बकरीद से पहले ही तनाव जोर पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भड़काने से बाज नहीं आ रहे, धमकी देते हुए कह रहे हैं कि मुसलमान गुस्से में हैं। तो वहीं बीजेपी के नीतीश राणे ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। मामला वहां घाटकोपर का एनओसी सोसाइटी के सब कुछ है, लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने, तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है
मस्जिदों का लाउड स्पीकर कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं, आप डिसिप्लिन चेक करेंगे, अगर वो ज्यादा है तो बुलाकर समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी अपना त्योहार उनको मनाना है तो फिर उनको हमारे हिंदू राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो इससे कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके इस कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी और उनको उस तरीके से जवाब देगी। विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद ने इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की नसीहत दे दी। साथ ही हिंदू त्योहारों पर सवाल करने वालों की चुप्पी पर भी तंज कसा। आश्चर्य का विषय है, इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? क्या इस बर्बर हिंसा के ऊपर उनका आह्वान करना बनता नहीं है? बदलते वक्त के साथ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ लोग गोवंश की बलि देने की साजिश भी करते हैं। ऐसे में अब हिंदू संगठन इस मनमानी को रोकने के लिए लामबंद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गैंग की लिस्ट बड़ी होती जा रही है, तो वहीं अब जासूस ब्रदर्स का खुलासा सामने आ रहा है कि कैसे आईएसआई के लिए ये जासूसी कर भारत की खुफिया जानकारी, भारत की सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। वहीं अब कासिम का भाई हसीन पकड़ में आने के बाद कौन से गहरे खुलासे कर रहा है, देखिए जरा। देश से गद्दारी करने वालों की लिस्ट में 2 नए नाम जुड़ गए हैं। हसीन और कासिम स्पाई, नापाक साजिश से जुड़े दोनों भाई। गद्दारों को देश के कोने कोने से ढूंढकर निकालने में खुफिया एजेंसियां जुटी हैं। इसी लिस्ट में एक है कासिम, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कासिम अकेला नहीं है, बल्कि उसका भाई हसीन भी पाकिस्तान के लिए जासूसी में शामिल है। आईएसआई के जाल में फंस गए राजस्थान के जासूस ब्रदर्स। असीम उर्फ हसीन कासिम का भाई है, राजस्थान के डीग का रहने वाला है। 30 मई को दोपहर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राजस्थान के डीग गई थी। कासिम के परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए। इस मामले ने अब अहम मोड़ ले लिया है। कासिम के 3 भाई हसीन, इश्तियाक और अफजल मौलाना 23 मई को शुरुआती पूछताछ के बाद अपने गांव से गायब हो गए। पूछताछ में कासिम ने अपने भाई हसीन की पाकिस्तान कनेक्शन की पोल खोली थी, जिसके बाद एजेंसियों ने हसीन को गिरफ्तार कर लिया। हसीन से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसे सुन एजेंसियों के कान खड़े हो गए। आरोपी हसीन लगभग 15 साल पहले पाकिस्तान गया था, जहां उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। वो पिछले लगभग 4 से 5 सालों से आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में है। अगस्त 2024 में उसने पाकिस्तान में कासिम के जरिए सिम कार्ड भेजा था, जिनमें से एक सिम उसके नाम पर जारी हुआ था, जिसे पाक एजेंट्स इस्तेमाल करते थे। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो सेना की संवेदनशील जगहों की तस्वीरें पाक एजेंट्स को भेजता था और इसके बदले उसे रुपए मिलते थे। कासिम और हसीन दोनों मिलकर किस तरीके से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे, इसके सबूत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कोर्ट में रखे। स्पेशल सेल ने कोर्ट में बताया कि कैसे भारत के नंबरों का इस्तेमाल व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उस नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे और उस नंबर के जरिए डीआरडीओ के अधिकारी और खास तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों को कॉल करके मैसेज करके हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा था। ये जो नंबर है वो हसीन के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के जो हैंडलर हैं वो कर रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों को आईएसआई ने कैसे अपने जाल में फंसाया, इसके पीछे की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं है। असीम आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। असीम ने ही कासिम की पहचान आईएसआई से कराई थी। कासिम ने बताया था कि वो पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट से मिला था, जहां उससे कहा गया था कि तुम्हारा भाई हमारे लिए जासूसी करता ही है।
अगर तुम यानी कि एक मौलवी भी जासूसी करेगा तो किसी को शक नहीं होगा। दोनों ही भाइयों को अलग अलग लोकेशंस पर ले जाना जरूरी है। खास तौर पर हसीन को बाड़मेर ले जाना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसी लीड अभी तक स्पेशल सेल के हाथ लगी है जो कि बाड़मेर से जुड़ी हुई है। हालांकि कोर्ट ने ये सभी दलील सुनने के बाद हसीन को 5 दिन की स्पेशल सेल की कस्टडी में भेज दिया है। स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि तमाम सबूत, चाहे वो हनी ट्रैप से जुड़े हो, DRDO के अधिकारियों को फंसाने से जुड़े हो, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े हुए हो, इन सभी बेसिस पर सबूत उनके पास है और उसी को वेरीफाई करने के लिए लगातार पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर दोनों भाइयों को यानी कि कासिम और हसीन को आमने सामने बिठाकर भी स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस आरोपी को बाड़मेर और दूसरी जगहों पर लेकर जाएगी। पूछताछ के बाद कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं असीम के छोटे भाई कासिम के पाकिस्तान प्रेम की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये वीडियो तब का है जब कासिम दूसरी बार पाकिस्तान गया था, जहां वो एक यूट्यूबर को इंटरव्यू में कहता दिख रहा है पाकिस्तान उसे पसंद है। और करारा जवाब ऐसे जासूसों को दिया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। तर्कश में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी।